अटेंशन, लर्निंग एंड मेमोरी जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, वहाँ के आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10 सवाल और उसी के साथ साथ सिक्योर हो जाएंगे आपके यहाँ पर 20 मार्क्स। ठीक है, 20 नंबर यानी कि 200 मार्क्स जो आप देते हो उसमें से 20 नंबर के सवाल कहाँ से आते हैं दिसंबर 25 के अंदर, वो आए थे आपके इसी यूनिट से जो है आपकी यूनिट नंबर 5। ओके, इसके पूर्व में 4 वीडियोज़ आ चुकी हैं यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4 तक की। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट से उनको ज़रूर देख लें ताकि आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सके और जो है आप बढ़िया से एग्ज़ाम कर सकें इस बार। ठीक है, ओके, सबसे पहला सवाल देखिए आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर असर्शन और रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो लोगों को लग रहा था कि असर्शन रीज़न खत्म हो चुका है, वो यहाँ पर ऐसा नहीं है। 2019 में पैटर्न चला था, अभी आपका 25 में के अंदर भी चला है और आगे 26 में भी इस प्रकार से सवाल आ सकते हैं। तो आपको 2019 से लेके 25 तक प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। ओके, इन आ मेमोरी एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेंट्स वेयर फाउंड टू यूज बोथ वर्बल एंड विजुअल एनकोडिंग वाइल परफॉर्मिंग द गिवन टास्क। ठीक है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान लोगों ने क्या किया, जो सब्जेक्ट थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने वर्बल का इस्तेमाल किया यानी शाब्दिक का इस्तेमाल किया और विजुअल आपका जो चाक्षुष रूप से है उससे भी यहाँ पर इस्तेमाल किया। किसको? एनकोडिंग को इस्तेमाल किया वाइल परफॉर्मिंग द गिवन टास्क, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हुए ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर की। उसी के साथ साथ देखिए एपिसोडिक बफर, अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी इज यूज्ड टू इंटीग्रेट एंड टू स्टोर ब्रीफली द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फोनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्पाटियल स्केचपैड। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पर एपिसोडिक बफर के बारे में, वर्किंग मेमोरी के बारे में। अगर आपको ध्यान हो, अगर इसके पूर्व में जो हमने यूनिट की थी यूनिट नंबर 3, वहाँ भी आपको बताया था कि आपने क्या करना है, आपने वर्किंग मेमोरी का मॉडल जाके पढ़ना है प्रॉपरली। और यहाँ पर देखिए सेम पेपर के अंदर आपके 4 मार्क्स यहाँ पर फ्री के दिए हुए हैं। ठीक है, फ्री के 4 नंबर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। केवल करना कितना है, आपने केवल करना इतना है कि आपने इसको प्रॉपरली पढ़ना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे सही आंसर कौन सा है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसको लेके आर में जो है सही एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे हुआ है उसको यहाँ समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, एक मेमोरी एक्सपेरिमेंट था, पहले यहाँ देख लीजिए जो सवाल आपका हिंदी में है उसको। एक स्मृति परीक्षण में प्रतिभागियों ने एक दिया गया कार्य करने के लिए शाब्दिक, ठीक है, शाब्दिक हो गया यानी कौन सा हो गया आपका, वर्बल रूप से किया, और दृश्य एनकोडिंग यानी आपका जो है विजुअल रूप से क्या किया, उनका उपयोग किया। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए उन्होंने वर्बल चीज़ का इस्तेमाल किया और विजुअल एनकोडिंग का भी इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर देखिए एपिसोडिक बफर कार्यशील स्मृति का एक अंश है, बिल्कुल सही बात है, जिसके अंदर क्या होता है, फोनोलॉजिकल लूप यानी जो आप सुन रहे हो और विजुअल स्पाटियल स्केचपैड से प्राप्त सूचना को समेकित करने और अल्प समय के लिए स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। किसका कंपोनेंट है आपके ये आपके कंपोनेंट है वर्किंग मेमोरी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जिनको ये पता है कि वर्किंग मेमोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका PYQ रिपीट। ठीक है, इसके पूर्व में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको 2021 से लेके अभी तक विजुअल स्पाटियल स्केचपैड, फोनोलॉजिकल लूप, एपिसोडिक बफर, ये सब आपको पूछ चुका है। और हम प्रीवियस जो हमने यूनिट्स की थी पिछले सालों की, उनके अंदर भी आपने देखा था कि ये सारे सवाल आपको पुनः बार बार यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये भी सही है और ये भी सही है। और आर जो है वो क्या है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब ये कैसे होता है उसको यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर मॉडल्स ऑफ मेमोरी के बारे में, इस मॉडल के अंदर आपको पता होगी यहाँ पर 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है आपका, पहला होता है आपका सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति। फिर आती है कौन सी आपकी STM यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर आती है कौन सी आपकी, फिर आती है यहाँ पर आपकी LTM यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, 3 प्रकार की स्मृतियाँ आपको देखने मिलती हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पर। अब इस सेंसरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, आपके 2 निकल कर आते हैं। एक होता है आपका आइकॉनिक जो आप देखते हो, और एक होता है कौन सा, एक होता है आपका यहाँ पर इकोइक जो आप सुनते हो अपने कानों से। ठीक है, तो आइकॉनिक और इकोइक किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपके सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति का पार्ट। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं आपके STM के अंदर, STM का ही एक अल्टरनेट नाम जो दिया गया है वो क्या है, वर्किंग मेमोरी। ठीक है, तो जो अभी हम बोल रहे हैं इसको आप जब बार बार रिपीट करोगे, अगर आपको बोला जाए ये नंबर याद करने के लिए, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप बार बार रिपीट करोगे। ठीक है,
2317 1497 2317, जब तक आप इसको याद नहीं कर लेते हो इसको आप बार बार रिपीट करोगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, अपनी मेमोरी को यहाँ पर एक प्रकार से वर्क करा रहे हो। तो STM बोलिए, वर्किंग मेमोरी बोलिए, दोनों जो है एक ही बात करते हैं, लेकिन बस थोड़ा नाम का फर्क है, ठीक है। मतलब इसको आप रोटी बोलिए या चपाती बोलिए, चीज़ क्या रहेगी, वो आटे की जो गोल गोल रोटी है वो या चपाती जो है वो वहाँ पर वही रहने वाली है, ठीक है। तो एपिसोडिक बफर अ कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी, अभी आपको दिखाएंगे हम एक नमूना। यहाँ पर देखिए, ये है आपका वर्किंग मेमोरी का बॉक्स और आपका 100% हर बार, यानी कि NTA के इतिहास में जितनी बार भी सवाल ये आ चुका है आप इसको सॉल्व कर पाएंगे बड़े आराम से, बड़े इजीली, अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपरली पढ़ा हुआ है। आपको हिंदी में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, इन रीसेंट ईयर्स, अभी के सालों में, साइकोलॉजिस्ट हैव सजेस्टेड दैट द शॉर्ट टर्म मेमोरी इज नॉट यूनिटरी, एक जैसी नहीं है, रेदर इट मे कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, यानी कि STM कोई एक डब्बा नहीं है खाली। इस STM के अंदर क्या है, इस STM के अंदर छोटे 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 इस प्रकार से डब्बे हो सकते हैं, ठीक है। ओके, कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, उन्हीं डब्बों को क्या बोला गया है, अंग्रेजी में कंपोनेंट्स बोला गया है, ठीक है। ओके, दिस मल्टी कंपोनेंट व्यू ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय बेडली, 1986 में किया गया है, ठीक है। 74 नहीं, आपका 86 यहाँ पर लगेगा, इसको आप यहाँ ध्यान रखें, ठीक है। हु सजेस्टेड दैट, जिसने सजेस्ट किया, किसने सजेस्ट किया, बेडली। तो अगली बार अगर आपसे पूछेगा वर्किंग मेमोरी के बारे में तो आप क्या बोलिएगा वहाँ पर, किसने दिया है, ये दिया है आपको बेडली के द्वारा। कब दिया गया है, 1986 में। सेम ईयर में क्या आता है, आपका आता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्यों आता है यहाँ पर, क्योंकि 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी आपकी जो गई थी कहाँ पर, आपकी गई थी वहाँ पर स्टॉकहोम कन्वेंशन में। उसके बाद से आपका जो 86 में आपका EPA एक्ट आता है, उस वजह से, ठीक है। ओके, तो अब जो है आप वर्किंग मेमोरी को कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। ओके, हु सजेस्टेड दैट, जिन्होंने क्या बताया, द शॉर्ट टर्म मेमोरी इज नॉट अ पैसिव स्टोर हाउस, ठीक है। एक पैसिव स्टोर हाउस नहीं है कि आप यहाँ कुछ भी भर लो, बट रेदर अ वर्क बेंच, एक क्या है, वर्क बेंच है, दैट होल्ड्स अ वाइड वेराइटी ऑफ मेमोरी मटेरियल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली हैंडल्ड, मैनिपुलेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड एज पीपल परफॉर्म वेरियस कॉग्निटिव टास्क, ठीक है। पहले क्या समझा जाता था, पहले ये समझा जाता था जब 1968 में पहली बार आता है कौन सा, आपका एटकिंसन एंड शिफ्रिन मॉडल, तब यहाँ ये चीज़ें दी गई थी। तब ये बोल रहे थे कि क्या है, एक पैसिव स्टोर हाउस है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, ये है आपका एक वर्क बेंच दैट होल्ड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ मेमोरी मटेरियल्स। इसको अगर हम आपको समझाएं और आम भाषा के अंदर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो सकता है आपका कि यहाँ पर ये आपको मालूम है वर्लपूल, कैलविनेटर, पैनासोनिक, ओनिडा, जो भी आपका है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है फ्रिज, ठीक है। फ्रिज को क्या है, फ्रिज के अंदर आप क्या करते हो, काफ़ी सारा सामान यहाँ पर आप स्टोर कर देते हो, ठीक है, इस फ्रिज के अंदर। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका पैसिव स्टोर हाउस, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पर भर दिया है उसको, ठीक है। तो अब देखिए, और आपका किचन मान के चलिए, किचन आपका यहाँ पर है, ठीक है, इस कोने में आपका है, ठीक है, जो भी आपका है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर किचन है। अब आपको कोई सामान लेने जाना है तो आप कहाँ जाओगे, आप बार बार यहाँ पर जाओगे, ठीक है। ये कमरा पार करोगे, फिर यहाँ से जाके, अगर आपके किचन में ही फ्रिज नहीं है तो उस केस की बात कर रहे हैं, या अगर होगा भी तो आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके जस्ट बाजू में, बहुत ही रेयर सिनेरियो में होगा, कहीं दूर हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कंटेक्स्ट। लेकिन आप समझिए यहाँ पर कि आपको क्या करना होगा, वहाँ से लेकर वहाँ तक, उस फ्रिज तक आपको जाना होगा बार बार, ठीक है। ऐसा समझा जाता था पहले कि आपका क्या है, ये एक प्रकार से पैसिव स्टोर हाउस है, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि आपका जो किचन का प्लेटफॉर्म है, इसी के ऊपर ये जो पूरा स्टोर हाउस है कहाँ पर है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, पूरा यहीं पर होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहीं से फटाफट आप सामान जो उठा लोगे, ऐसी ही बात कर रहे हैं। इसी को क्या बोला गया है आगे जाकर, इसी को आपका वर्किंग मेमोरी बोला गया है, यानी कि कार्यकारी स्मृति बोला गया है, ठीक है। ये एक पैसिव स्टोर हाउस नहीं है, रुका हुआ स्टोर हाउस नहीं है, ये क्या है आपका, ये है आपका यहाँ पर एक वर्क बेंच की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एक वर्क बेंच की तरह। और इसको देखिए, पहले अगर कभी आपने यहाँ पर क्रिकेट का मैच वगैरह देखा होगा, ठीक है, तो पहले ये आपका ग्राउंड बना हुआ है। अभी अगर आप देखते हो यहाँ पर IPL या कोई भी मैच, तो टीमें कहाँ बैठती हैं, टीमें यहाँ पर बैठती हैं, ठीक है, इस तरह से टीमें बैठती हैं। पहले क्या होता था, पहले जो है यहाँ पर ये लंबा चल के जाते थे अंदर यहाँ पर, और ड्रेसिंग रूम यहाँ पर होता था, आजकल भी होता है, ठीक है। लेकिन पहले जो खिलाड़ी आते थे, कहाँ से आते थे, वो आते थे यहाँ से, लेकिन आजकल जो है वो लोग कहाँ से आ जाते हैं, वो यहीं से आ जाते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये जो फटाफट चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है, पहले क्या था आपका एक पैसिव था, अभी कैसा हो चुका है यहाँ पर आपका एक वर्किंग मेमोरी का जो आपका वर्क बेंच, ठीक है, जिसको आप बोलते हो बेंच पे यहाँ लोग बैठे रहते हैं, वो जो आपका वर्क बेंच है, उस तरह से आपका एक कार्य करता है, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको समझाया है इस, ताकि आप समझ जाओ कि क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आपके अलग अलग कॉग्निटिव टास्क। दिस वर्क बेंच इज कॉल्ड द वर्किंग मेमोरी, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मतलब क्या होता है, आपका कोई कार्य किया जा रहा है, ठीक है, कोई कार्य किया जा रहा है, किसके ऊपर, आपकी मेमोरी के ऊपर। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वर्किंग मेमोरी, कितने कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट कौन सा है, इज द फोनोलॉजिकल लूप।
कौन सा है, फोन। फोन से क्या करते हो, आपको आवाज सुनाई देती है, ठीक है, ओके। विच होल्ड्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ साउंड्स, क्या स्टोर करता है, ये साउंड स्टोर करता है। एंड अनलेस रिहर्स्ड दे डिके विद इन 2 सेकेंड, ठीक है। तो वर्किंग मेमोरी का पहला कंपोनेंट कौन सा है, पहला कंपोनेंट है आपका फोनोलॉजिकल लूप, ठीक है, जहां पे क्या आएगा, बाहर से साउंड आएगा, ठीक है, साउंड आएगा। और कितने सेकंड के लिए रहेगा आपका वो, यहाँ पर आपका रहेगा यहाँ पर वो 2 सेकंड के लिए, ठीक है, ओके। द सेकंड कंपोनेंट इज विजुअल स्पाटियल स्केचपैड, ये भी आपके सवाल में आया है, ये भी आपके सवाल में आया है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, पहला है फोनोलॉजिकल लूप, दूसरा कौन सा है, विजुअल स्पाटियल स्केचपैड, ठीक है। स्टोर्स, अब ये क्या स्टोर करता है, देखिए, विजुअल चाक्षुष रूप से जो सूचना आ रही है उसको, एंड स्पाटियल इंफॉर्मेशन, एंड लाइक फोनोलॉजिकल लूप द कैपेसिटी ऑफ द स्केचपैड 2 इज लिमिटेड, ठीक है। ये कीवर्ड ध्यान रखना है अगली बार के लिए। इनकी कैपेसिटी क्या अनलिमिटेड है, नहीं, इनकी कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है। तो जो आप सुन रहे हो और जो आप देख रहे हो, ठीक है, देखोगे कहाँ से, अपनी आंखों से, सुनोगे कहाँ, अपने कानों से, तो ये आपका इस तरह से काम करता है, ठीक है। विजुअल एंड स्पाटियल इंफॉर्मेशन जो है वो आती है आपकी स्केचपैड के माध्यम से। अब उसी के साथ साथ देखिए एक और चीज दी गई है, और वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर द थर्ड कंपोनेंट विच बैडली कॉल्स द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। तीसरा क्या बोला गया है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोला गया है। ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पाटियल स्केचपैड एज वेल एज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। यानी कि ये वाले लूप से, ये वाले लूप से, और यहाँ से जो है मैनेज करता है कौन, आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और LTM से भी करता है आपका, ठीक है। लाइक अ ट्रू एग्जीक्यूटिव इट अलोकेट्स अटेंशनल रिसोर्सेज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस इन्फॉर्मेशन। बाकी उतने काम का नहीं है आपके, ठीक है। मेन काम का क्या है, मेन काम का है आपका कि आपकी जो वर्किंग मेमोरी है, इसके अंदर जो आप देखोगे वो कहाँ से सुनोगे, वो कहाँ से चलेगा आपका फोनोलॉजिकल लूप से, जो देखोगे वो कहाँ से चलेगा आपका विजुअल स्पाटियल स्केचपैड से। और तीसरा कंपोनेंट कौन सा है आपका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। रिसेंटली, बहुत ही रिसेंट में क्या इसको क्या जोड़ा गया है, यहाँ पर जोड़ा गया है एक एपिसोडिक बफर, ठीक है। इसलिए बोलते हैं सारी किताबों में सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन जिस किताब में सारी चीजें हैं उसको आप पढ़ते नहीं हो, और वो कौन सी है, वो है आपकी ये PYQ, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, इन अ मेमोरी एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर पार्टिसिपेंट्स वेर फाउंड टू यूज बोथ वर्बल, ठीक है, वर्बल यानी कि बोलोगे, बोलोगे तो क्या होगा, सुनाई भी देगा, ठीक है। एंड विजुअल एनकोडिंग, विजुअल यानी क्या करेगा, स्केचपैड काम करेगा। आंसर आपके सामने है। अब यहाँ देखिए, अब क्या बोल रहा है, एपिसोडिक बफर, ये आपका है, ये भी एक PYQ आ चुका है, और रिसेंटली इसको नया ऐड किया गया है। यानी कि वर्किंग मेमोरी के अंदर 4 चीजें हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, एपिसोडिक बफर, फोनोलॉजिकल लूप, ये वाला स्केचपैड, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अभी दिखा देंगे सवाल, आप बोलोगे अच्छा यही तो PYQ आ रहा है बार बार। A component of working memory is used to integrate and to store briefly the information from phonological loop and visual spatial sketchpad, ठीक है। तो जो हमने वहां पर स्टोर करने की बात की लिमिटेड टाइम के लिए, वो कौन कर रहा है, आपका एपिसोडिक बफर, ठीक है। आपकी वीडियो बफर होती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका ये बफर भी काम करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1, बोथ A एंड R आर करेक्ट, एंड R जो है आपका। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल कब आया है, 2021 में। और आप देखो, अब बिना देखे, बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई किए, जो भी आपने पिछले 10 मिनट में देखा सीखा है, उसके आधार पर आप बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे, 2 नंबर फ्री के बटोर लोगे, ठीक है, ओके। तो अभी तक अगर आपने PYQ यूनिट वाइज ई बुक ऑर्डर नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको हर जगह, हर यूनिट के सवाल आपको एक ही जगह मिल जाएं। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, विजुअल स्पाटियल स्केचपैड इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लॉन्ग टर्म मेमोरी कतई नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल नहीं, वर्किंग मेमोरी, ये रहा आपका आंसर। बिल्कुल भी आपने समय नहीं गंवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने किस प्रकार से आपने एक सवाल को सॉल्व करके इसके पहले का PYQ 2021 का, उसको भी आप जो है यहाँ पर कच्चा चबा चुके हैं। अगला देखिए सवाल है आपके सामने, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग एक्सप्लेन्स, ठीक है। यानी कंटेक्स्ट यानी कि बात करेंगे संदर्भ की हम, ठीक है। किसकी बात करेंगे यहाँ पर, संदर्भ की। फॉरगेटिंग अकर्स व्हेन कंटेक्स्ट एट रिट्रीवल डिफर्स फ्रॉम एनकोडिंग, ओके, ये बोल रहा है। इट इज सपोर्टेड बाय द एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, ओके, ये बोल रहा है, ये तो बताया हुआ था यूनिट नंबर 5 के लेक्चर्स में। इट ओनली अप्लाइज टू प्रोसीजरल मेमोरी, अच्छा ये कैसी बात हो गई। और इट इज अनरिलेटेड टू एनवायरमेंटल क्यूज, ठीक है, ओके। यहां समझते हैं क्या हो रहा है। यहां बोल रहे हैं संदर्भ आश्रित विस्मृति स्पष्ट करती है। विस्मृति तब होती है जब पुनः प्राप्ति का संदर्भ एनकोडिंग से भिन्न होता है। यह एनकोडिंग विशेषता सिद्धांत द्वारा समर्थित होती है। यह केवल प्रक्रियात्मक स्थिति पर लागू होती है। यह वातावरणीय संकेतों से असंबंधित होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल आपको 2 चीज़ समझाएगा। एक तो समझाएगा आपको ये कि यहाँ पर ये कंटेक्स्ट डिपेंडेंट ये क्या चीज़ होती है, और उसी के साथ साथ आपको यही उदाहरण, हम नहीं बता रहे हैं, यही उदाहरण आपको बताएगा कि आपके लिए
ये वाली यूनिट वाइज PYQ ई बुक वन ऑफ द बेस्ट PYQ बुक है आपके सामने, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एग्जाम में नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए कंटेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग क्या बोल रही है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। सबसे पहले समझिए यहाँ पर फॉरगेटिंग होती क्या है। ठीक है, फॉरगेटिंग यानी क्या है? फॉरगेटिंग का मतलब है भूलना यानी कि विस्मृति। ठीक है, अच्छा। फॉरगेटिंग अकर्स व्हेन कंटेक्स्ट एट रिट्रीवल डिफर्स फ्रॉम एनकोडिंग, यानी जिस प्रकार से आपने एनकोडिंग की थी उस प्रकार से अगर वो हमको कंटेक्स्ट नहीं मिला रिट्रीवल के दौरान तो क्या होगा, वहां पर हम चीज़ों को भूल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको बोला जाता है कि अगर आप ऐसे सवालों को लगाओगे तो आपका जो एनकोडिंग है वो भी ऐसे हो रही है और सवाल भी एनटीए आपको इसी प्रकार से देता है। ठीक है, आप पुराने सवाल भी देख लो, यहाँ पर इसी प्रकार से जो है एनटीए आपको यहाँ पर सवाल देता है। ठीक है, देखिए सेम पैटर्न में वही शब्दों को देखेंगे, वही चीज़ों को देखेंगे आप। इसीलिए आपसे बोलते हैं ये PYQ ई बुक लेके आप जो है प्रैक्टिस करें बार बार करें, क्योंकि आप जो है एनकोडिंग करोगे तो फॉरगेटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सवाल देखिए खुद आपको बता रहा है कि कंटेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, अगर आपने यहाँ पे एनकोड किया है तो आप भूलोगे नहीं। ओके, फॉरगेटिंग अकर्स व्हेन कंटेक्स्ट एट रिट्रीवल डिफर्स फ्रॉम एनकोडिंग। अब आप जो है कोई भी पता नहीं कौन सी जमाने की किताब लेके आप यहाँ पढ़ाई करते हो, हार्ड बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और आप ये उम्मीद लगाते हो कि ये वाला पढ़ के आप जो है एग्जाम में सही का सही स्कोर कर लोगे, आपको बन जाएगा। नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, एनकोडिंग आप कर रहे हो ऐसे, रिट्रीवल के दौरान आपको सवाल कैसा पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है आपको यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपका भूलना तो तय है, क्योंकि आपने एनकोड किया है इस प्रकार से, सवाल सॉल्व कर रहे हो आप इस प्रकार से आपके सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो आपको कैसे बनेगा। ठीक है, जब आप सेम चीज़ से एनकोडिंग करोगे इस PYQ बुक से, जो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, जब एग्जाम में जब आप बैठोगे रिट्रीवल के दौरान, रिट्रीव क्या करना होता है, जब आपको मेमोरी से चीज़ें निकालनी होती है, उस दौरान क्या होगा, आपकी फॉरगेटिंग बंद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग एक्सप्लेन्स क्या बताती है कि फॉरगेटिंग अकर्स, आप चीज़ों को कब भूलोगे, जब कंटेक्स्ट एट रिट्रीवल डिफरेंट होगा आपके एनकोडिंग से। ठीक है, इसीलिए जो है आपको क्या बोला जाता है कि आप देखो, अगर आपने 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है या 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है या 8th बोर्ड का एग्जाम दिया है, जो भी आपने एग्जाम दिया है, देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जिस स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हो वहां पर आपने कभी भी एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की वहां पर आपने एग्जाम नहीं दिया, आपने कहाँ दिया, किसी अन्य स्कूल में जाके या किसी अन्य कक्षा में बैठ के। अगर आप 10th के हो तो आपने 8th क्लास में बैठ के एग्जाम दिया। क्यों? आपका क्या चेंज किया गया वहां पर, आपका एनवायरनमेंट वहां पर चेंज किया गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। ठीक है, और ये आपको गलत कर देगा आंसर यहाँ पर इस हिसाब से। ठीक है, आप देखिए खुद याद करिए, 10th 12th 8th का जो आपने बोर्ड एग्जाम दिया, आप किसी अन्य स्कूल में जाके एडमिट कार्ड लेके वहाँ गए थे। ठीक है, और वहाँ आपने एग्जाम दिया, आपका जो एनवायरनमेंट था, आपके स्कूल का कंफर्ट जोन था, उसको बिल्कुल अलग किया। क्यों? ताकि वो चाह रहे थे कि आप फेल हो और आप चीज़ों को भूलो, आपकी फॉरगेटिंग हो। ठीक है, अब आप पास हुए या फेल हुए वो तो आपको पता है, लेकिन मेन कीवर्ड क्या है, इट इज़ अनरिलेटेड टू एनवायरमेंटल क्यूज। ऐसा नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल क्यूज। आपको क्या होगा, एनवायरमेंट से क्यू प्राप्त होंगे, तो आप जो है चीज़ों को भूलोगे नहीं। ठीक है, तो कंटेक्स्ट डिपेंडेंट फॉरगेटिंग एक्सप्लेन्स करती है, इट इज़ अनरिलेटेड नहीं, इट इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल क्यूज। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑलराइट, ओके, आगे देखिए, इट इज सपोर्टेड बाय द एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। अब आपको ध्यान रखना है, ये एक प्रिंसिपल होता है मतलब होता है। ठीक है, ये भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, तो आपका देखिए फोर्थ भी हट गया यहाँ से, दो ऑप्शन बचते हैं, या तो सेकंड सही होगा या थर्ड सही होगा। अब देखिए, इट ओनली अप्लाइज टू प्रोसीजरल मेमोरी। क्या बोल रहा है, प्रोसीजरल मेमोरी पे काम करता है? नहीं, ये भी नहीं होता है। ठीक है, प्रोसीजरल मेमोरी कौन सी होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ठीक है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के लिए आपका काम नहीं करता, अप्लाई करता है, दोनों चीज़ों के लिए अप्लाई करता है, डिक्लेरेटिव के लिए भी आपका ये अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हट जाएगा, सी भी हट गया, ये रहा आपका सही आंसर। कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी ओनली। ठीक है, फॉरगेटिंग अकर्स व्हेन कंटेक्स्ट एट रिट्रीवल डिफर्स फ्रॉम एनकोडिंग। ठीक है, अगर जब आपने एनकोड किया है वो चीज़ अलग होगी और आप रिट्रीव करने जब जा रहे हो तो चीज़ अलग होगी, तो क्या होगा, वहाँ पर आप चीज़ों को भूलोगे। ठीक है, इसलिए आप जो देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, साइको प्रोफेसर PYQ ई बुक आपके लिए सबसे बेस्ट है आपकी तैयारी के लिए। प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आपको देखिए एग्जाम्पल समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप सवाल लगाओगे ऐसा वाला और एग्जाम के अंदर भी आपको कैसा सवाल आएगा, एग्जाम के अंदर भी आपको सेम इसी प्रकार से इसी पैटर्न पे सवाल आएगा। ठीक है, बाकी आप कोई अन्य पुस्तक भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो जो एनकोडिंग रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, क्योंकि आपका जो है एनवायरमेंटल क्यूज यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में क्या देख रहे हो आप, आपके एनवायरनमेंट में आप इसी प्रकार के पैटर्न के सवाल देख रहे हो, तो जब एग्जाम में आपका जो सवाल आएगा तो बट ऑब्वियस ही बात है, आपको वहाँ पर बड़े आराम से सवाल करते बनेगा उस दिन एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपने क्या किया, आपका एनवायरनमेंट जो है वो सेम टू सेम हो जाएगा। और जब एनवायरनमेंट सेम कर लोगे आप,
तो आपको सवाल लगाने में बड़ी आसानी होगी। ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी जो है यहाँ पर सही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भी देखिए आपका जो है यहाँ पर आ चुका है PYQ में। उससे पूर्व देखिए यहाँ सही आंसर कौन सा होगा। विस्मृति तब होती है जब पुनः प्राप्ति का संदर्भ एनकोडिंग से भिन्न होता है। ठीक है, तो अगर आपने गलत चीज़ें एनकोड कर ली हैं गलत एनवायरनमेंट में, तो आप उस एनवायरनमेंट में जाके आप सही आंसर नहीं कर पाओगे और आपकी क्या हो जाएगी, फॉरगेटिंग वहाँ पर हो जाएगी। यह एनकोडिंग विशिष्टता सिद्धांत द्वारा समर्थित होती है। ये बिल्कुल सही बात है, ये आपको ध्यान रखना है। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, यानी कि किस देश काल वातावरण में आप एनकोड कर रहे हो चीज़ों को, वो डिपेंड करता है। ठीक है, आपने 10th कहाँ पढ़ी क्लास में, अपनी क्लास में बैठ के पढ़ी 10 महीने 12 महीने, लेकिन आपने एग्जाम कहाँ पर दिया, एग्जाम दिया आपने किसी अन्य स्कूल के अंदर। ऑलराइट, और यह केवल प्रक्रियात्मक स्मृति पर लागू होती है ऐसा नहीं है, और यह वातावरणीय संकेतों से असंबंधित होती है ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि सही स्टेटमेंट क्या होता, यह वातावरणीय संकेतों से संबंधित होती है। ऑलराइट, ओके, आते हैं अब इस सवाल के ऊपर। कौन सा सवाल है आपका, ये है आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ आपके तीसरे सवाल। ठीक है, तीसरे सवाल में देखिए, और ये सवाल ना आपके कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना जागरूक हो अपने देश काल वातावरण से। ठीक है, सवाल डिफिकल्ट भी है एक तरह से, लेकिन उतना ही तरफ से आपके लिए आसान भी है। द फॉलोइंग टू आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ थॉर्नडाइक्स डॉक्ट्रिन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर थॉर्नडाइक का नाम देखा, आपको ये तो पता है भैया लॉ ऑफ इफेक्ट तो यहाँ पर रहने वाला है, यानी सी आंसर होगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दिया आपने। ओके, अब देखिए ए एंड सी ओनली और बी एंड सी ओनली में अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाओ, सामान्य बुद्धि, हम ये नहीं कह रहे आपको बहुत इंटेलिजेंट होना है इस एग्जाम को निकालने के लिए, हम केवल इतना कह रहे हैं आपको सामान्य बुद्धि चाहिए। आपको सारी चीज़ें बने ना बने कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है, लेकिन आपको ये ज़रूरत जान के मतलब नहीं है कि थॉर्नडाइक की चाचा की बेटी का नाम क्या है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि बेसिक चीज़ें किसने क्या दी हुई हैं आप। ओके, अब यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी एक्सटिंक्शन देखिए ऑटोमेटिकली हट चुका है यहाँ से। क्यों, आप ये एक्सटिंक्शन कहाँ पर देखते हो, एक्सटिंक्शन देखते हो आप यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। ठीक है, जब वो जो व्यवहार है आपको देखने नहीं मिलता है, तो ये तो हट गया आपका बड़े आराम से। ठीक है, जब ये हट चुका है आपका और ये आपका हट चुका है, कौन सा वाला, सी आपका कॉमन है। लॉ ऑफ इफेक्ट तो आपको मालूम है, ये गारंटीड आपको थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो एसोसिएटिव शिफ्टिंग के बीच में और लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के बीच में। मान लेते हैं आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने ये देखा बंधुवर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, आपको क्या याद आएगा, आपको याद आना चाहिए किसके अंदर देखते हो आप ये देखते हो गेस्टाल्ट के अंदर। ठीक है, आप कहाँ पर देखते हो, आप देखते हो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, समानता का नियम कहाँ देखते हो आप गेस्टाल्ट के अंदर देखते हो। तो आप यहाँ पर बी एंड सी कैसे मार्क कर सकते हो, कौन सी बुद्धिमानी का आप परिचय दे रहे हो यहाँ पर, अगर आप इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 मार्क करते हो तो ये तो सरासर ऑप्शन गलत है। सही आंसर कौन सा हो जाता है, ए एंड सी ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं आपको पता हो इसके बारे में। ठीक है, एग्जाम में अगर आप बैठे हो इसके बारे में नहीं पता, कोई चिंता की बात नहीं है। केवल आपको कहाँ पर हिट करना है, आपको हिट करना है बेसिक सवालों के ऊपर। लॉ ऑफ इफेक्ट गारंटीड वालों में इन्हें दिया है, 2 ऑप्शन हटा दो यहाँ पर, ये आ गया आपका ए एंड सी ओनली या बी एंड सी ओनली। आपको मालूम है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी जो है कहाँ काम करता है, ये गेस्टाल्ट के साथ काम करता है। थॉर्नडाइक कौन है आपका, थॉर्नडाइक आपका कौन सा है, ये आपके बिहेवियरिज्म की थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर आपका सही होगा, इसके अलावा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है आपका। और अगर आपने BNC मार्क किया है तो आपको सरासर ज़रूरत है आप जो है PYQs अच्छे से लगाओ, सारे आंसर आपको मिलेंगे, और बेसिक आप जो है रीडिंग करो, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। ठीक है, निम्नांकित में से मनोविज्ञान के क्षेत्र में थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 2 प्रमुख योगदान है, कौन कौन सा है। पहला है आपका यहाँ पर साहचर्यात्मक शिफ्टिंग, आगे के लिए ध्यान रखिएगा, आगे के लिए इंपॉर्टेंट पूछेगा आपसे फिर से। समानता का नियम देखो कहाँ पर है, आपको गेस्टाल्ट में पढ़ने मिलता है, ये तो हो ही नहीं सकता इस दुनिया में आंसर, इस दुनिया में आंसर पॉसिबल ही नहीं है। और आपको जबकि मालूम है प्रभाव का नियम तो दिया ही हुआ है थॉर्नडाइक ने, और इसी प्रभाव के नियम के ऊपर क्या किया गया है, इसी प्रभाव के नियम के ऊपर आगे जाकर किसने ऑपरेंट कंडीशनिंग निकाली है, किसने, आपके रेडिकल बिहेवियरिज्म वाले व्यक्ति ने, जिनका नाम क्या है, BF स्किनर। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और आपको जो है प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर एनकोडिंग के साथ में। अगला सवाल देखिए, ये एक और सवाल है आपका PYQ रिपीट है, बहुत ही बेसिक सवाल है आपके किसके ऊपर, आपके क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है, आपको इवान पावलोव ने दी है, 1904 में आपको इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। क्लासिकल कंडीशनिंग इज फास्टर व्हेन UCS यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड इमीडिएटली आफ्टर कंडीशन स्टिमुलस रेदर देन बिफोर। बिल्कुल सही बात चलेगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपका, और ये आपका क्या है, ये आपका PYQ है। किसकी बात कर रहा है आपके, ये बात कर रहा है, याद करो PYQ में था आपका डिले, ट्रेस, साइमल्टेनियस बैकवर्ड कंडीशनिंग। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, डिले, और उसी डिले की यहाँ पर बात की जा रही है।
अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्लासिकल कंडीशनिंग अकर्स, क्यों अकर करती है? बिकॉज CS प्रोवाइड्स एक्सपेक्टेंसी अबाउट द कमिंग ऑफ UCS। आपका जो कंडीशन स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस कौन सा होता है आपका? ये जो कंडीशन स्टिमुलस है वो कौन सा है? वो है आपका बेल, ठीक है। ये क्या बताती है? जैसे ही घंटी बजती है वो जो डॉग है वो क्या करता है? एक्सपेक्ट करता है कि अब जो है उसके सामने क्या आने वाला है। यहाँ पर अनकंडीशन स्टिमुलस जो है, जो फूड है, वो यहाँ पर उसको देखने मिलने वाला है और ये दोनों को चीज़ों को यहाँ पर सही सही एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए आपका सही आंसर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर डिले कंडीशनिंग जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, उसके बाद आती है आपकी ट्रेस, उसके बाद आती है आपकी साइमल्टेनियस और उसके बाद आती है आपकी बैकवर्ड। ये भी क्या है? ये भी आपका एक PYQ है, ठीक है। अगर आप 22 का PYQ देखेंगे इस ई बुक में जाकर आपको मिलेगा, सेम चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है और आपको पूछा हुआ है कि जब हम क्या कर रहे हैं, UCS को हम तुरंत प्रेजेंट कर रहे हैं, इमीडिएटली 2 सेकेंड के अंदर जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे वहाँ जाकर डिले कंडीशनिंग के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सही हैं और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है बराबर, इसलिए आंसर जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर प्रॉपरली हो जाता है। क्लासिकल अनुबंधन तब अधिक तेज होता है जब UCS को, यानी कि जो फूड है, को CS से पहले प्रस्तुत करके उसके तुरंत बाद प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी में छोड़ दीजिए, वर्डिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सेम चीज़ आपकी यहाँ पर हो रही है। और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार क्लासिकी अनुबंधन इसलिए होता है क्योंकि CS जो है वो आगे UCS आने के बारे में प्रत्याशा प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसीलिए A और R दोनों सही है और R जो है A की सही सही व्याख्या होती है। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर और ये सवाल है आपका दिसंबर 25 का। विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एनकोडिंग इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल बहुत ही बेकार तरीके से सेट किया गया है, अगली बार कभी ये सवाल नहीं आएगा, ठीक है। अगली बार ये सवाल कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है सही आंसर इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 ABC, ऐसा यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सवाल डिस्कार्डेड है, अगली बार ये सवाल आने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। इसको आपकी मर्जी है, पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसको पढ़ो और अपना दिमाग की जो है आप दही करो और माता बच्ची करो यहाँ पर, ठीक है। कोई मतलब नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो आपका लिखा हुआ है, इसके पहले के जो PYQs हैं वो रिलेवेंट है, ये वाला PYQ यहाँ पर सरासर यहाँ पर ऊट पटांग दिया हुआ है अपनी मर्जी अनुसार, ठीक है। अटेंशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग, यहाँ पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एनकोडिंग को इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आप चीज़ों को कैसे भेजोगे वो यहाँ पूछ रहे हैं, ठीक है। अटेंशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग आपका ध्यान रहेगा तब, ठीक है। इमोशनल सेलियंस बोल रहे हैं ऑफ द मटेरियल, कितना इमोशनल है वो चीज़, ठीक है, वो भी डिपेंड करती है आपके LTM में जाएगा या नहीं जाएगा। और रिपीटेशन अलोन, रिपीट करोगे बार बार रिगार्डलेस ऑफ मीनिंग, वो भी यहाँ पर बोल रहे हैं, ये भी कहाँ जाता है आपके LTM के अंदर जाता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर D दिया है यूज़ ऑफ रिट्रीवल क्यूज ड्यूरिंग लर्निंग, ये भी यहाँ पर बोल रहे हैं आप अगर क्यू का इस्तेमाल करोगे लर्निंग के दौरान, वो भी कहाँ जाएगा आपके LTM में जाएगा, ठीक है। वैसे तो आपका ABCD चारों कर दो सही आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ये भी सही हो सकता है डिपेंड करने पे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, रिपीटेशन अलोन रिगार्डलेस ऑफ मीनिंग, ठीक है। रिपीटेशन अलोन रिगार्डलेस ऑफ मीनिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर आप 98 26 99 27 69 इस नंबर को आप बार बार रिपीट करोगे, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। फिर भी अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो कहाँ जाएगा आपके LTM में जाएगा, ऐसा बोल रहा है NTA, बिल्कुल चला जाएगा आपको इसको, ठीक है, बिल्कुल चला जाएगा। और यूज़ ऑफ रिट्रीवल क्यूज ड्यूरिंग लर्निंग, लर्निंग के दौरान जो आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, आप रिट्रीवल क्यूज का इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे याद करना है, 98 26 इस प्रकार से 9826, 98 के बाद क्या आता है, 99 आता है, 26 के बाद क्या आता है, 27 आता है, और यहाँ पर 69, इस प्रकार से आप एनकोड कर लोगे रिट्रीवल क्यूज, तो भी क्या होगा आपकी LTM में चला जाएगा। लेकिन परेशान नहीं होना है, ये सवाल आपका कभी नहीं आएगा अब आगे, ठीक है। इसको बताने के अलग अलग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इस सवाल का रिलेवेंस आपके आने वाले एग्जाम से बिल्कुल नहीं है। उन्होंने जो आंसर दिया है ABC, अगली बार के लिए आप उतना ध्यान रखें, लेकिन अगली बार आपको यही आंसर उन लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए कौन सा कारक दीर्घकालिक स्मृति में एनकोडिंग प्रभावित करते हैं। अधिगम के समय एकाग्रता, अटेंशन चाहिए। सामग्री की संवेगात्मक प्रमुखता, ये भी चाहिए, ये दोनों तो अच्छे ऑप्शन है। अकेले पुनरावृत्ति, अर्थ चाहे कुछ भी हो, ये या थोड़ा सा डिपेंड करता है। और अधिगम के समय पुनर्प्राप्ति संकेतों का उपयोग, ये भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1 सही माने और हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, ठीक है। मतलब तो चाहिए तभी तो LTM में जाएगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखो, द मून इज ऑफन परसीव्ड एज रेसिंग थ्रू अ थिन लेयर ऑफ क्लाउड्स विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपका जो है सवाल आपका PYQ रिपीट है। ये सवाल जितने भी सवाल देखे अभी तक आपने, उनमें से सारे सवाल जो है आपके सारे के सारे कौन से हैं, आपके PYQ रिपीट हो रहे हैं। इंड्यूस्ड मूवमेंट, रियल मूवमेंट, अपेरेंट मूवमेंट और ऑटोकाइनेटिक मूवमेंट में सही आंसर कौन सा है आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 इंड्यूस्ड मूवमेंट, ठीक है। इंड्यूस्ड मूवमेंट
ऑटो काइनेटिक नहीं होगा यहाँ पर। ऑटो काइनेटिक आपका मुजफ्फर शरीफ का काम करेगा, वो यहाँ काम नहीं आएगा। द मून इज ऑफन परसीव्ड एज रेसिंग थ्रू अ थिन लेयर ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, ऐसा लगता है कि जो बादलों में है क्या कर रहा है, रेस लगा रहा है मून। किसका एग्जाम्पल है आपके, ये एग्जाम्पल है आपके इंड्यूस्ड मोशन का, या आपके यहाँ पर इंड्यूस्ड मूवमेंट का। चंद्रमा प्रायतः बादलों की पतली परत के बीच आगे बढ़ते हुए प्रत्यक्षण किया जाता है। यह किसका उदाहरण है, यह उदाहरण है आपके उत्प्रेरित गति का। वास्तविक गति नहीं है, आभासी भी नहीं है, स्वगतिज भी आपका यहाँ पर नहीं आएगा, उत्प्रेरित है, इसको आप ध्यान रखें। मून इल्यूजन, ये सब चीज़ें आपसे बार बार पूछता है। अपेरेंट मोशन हो रहा है, कौन सा हो रहा है, अपेरेंट मूवमेंट नहीं है, कौन सा है आपका यहाँ पर, आपका यहाँ पर ये इंड्यूस्ड मूवमेंट की तरह काम करेगा। ये आपका अगली बार बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन अगर आता है सेम टू सेम सवाल, कई बार जो है यहाँ पर ये आपके लिए कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है इंड्यूस्ड मूवमेंट। आइए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर आपके दिसंबर 2025 में जो आया है, सवाल नंबर 7। मेथड ऑफ लिमिट a specialized technique chiefly useful in the determination of sensory threshold। ये आपका देखिए PYQ है ना, इसके पहले पूछ चुका है आपसे वीबर्स लॉ के बारे में, स्टीवंस लॉ के बारे में, फेशनर्स लॉ के बारे में, वही चीज़ आपकी सेम रिपीट हो गई है। इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, किसने किया है, अर्नस्ट वीबर, गुस्टाव फेशनर, हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज और आपका विल्हेम वुड। अब यहाँ देखो सेंसरी थ्रेशोल्ड की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आपका विल्हेम वुड तो आपका यहाँ से हट जाएगा। इंट्रोस्पेक्शन आपका जो है स्ट्रक्चरलिज्म उसकी बात करते हैं, ये ऑप्शन नहीं है। हर्मन वॉल हेल्महोल्ट्ज भी यहाँ पर नहीं आएगा। इनकी अलग अलग थ्योरीज हैं, कौन कौन सी थ्योरीज हैं इसको आपने ऑलरेडी PYQs में देखा हुआ है, इनकी अलग अलग थ्योरीज। बचते हैं कौन से आपके सामने, अर्नस्ट वीबर और गुस्टाव फेशनर को लेकर, ठीक है, गुस्टाव फेशनर और अर्नस्ट वीबर आपके बचते हैं। आपने क्या करना है, नॉलेज को अपने इनहेंस करना है, बढ़ाना है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए फाउंडर ऑफ साइकोफिजिक्स, फादर ऑफ साइकोफिजिक्स कौन है आपके, वो है आपके गुस्टाव फेशनर। उसी के साथ साथ आपके जो एंटीसीडेंट एनालिसिस है आपके किसका, आपके साइको एनालिसिस का, वो भी किसके द्वारा दिया हुआ है, वो भी आपको गुस्टाव फेशनर के द्वारा ही दिया हुआ है, मतलब पहले काम किया था उन्होंने इसके ऊपर, ठीक है। तो गुस्टाव फेशनर आपको ध्यान रखना है, ये क्या किया है इन्होंने, मेथड ऑफ लिमिट किसके द्वारा दी गई है आपको दी गई है गुस्टाव फेशनर के द्वारा। ये आपने एनकोड करना है अभी से स्टार्ट, ठीक है। तब क्या होगा, जब आप रिट्रीव करोगे एग्जाम के अंदर, आपको ये सवाल बार बार लगाओगे आप यहाँ से, तो आपको क्या याद आएगा, आपको ये याद आएगा कि मेथड ऑफ लिमिट जो है वो किसके द्वारा दी गई है, आपकी गुस्टाव फेशनर के द्वारा दी गई है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और अर्नस्ट वीबर ने क्या दिया है आपको, ये दिया है आपको वीबर्स लॉ, ठीक है। वीबर्स लॉ या वेबर्स लॉ आपको दिया है किसके द्वारा, ये दिया गया है आपको अर्नस्ट वेबर के द्वारा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ऑलराइट। देन हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे अगले सवाल की ओर, जो है आपका एक और PYQ रिपीट। कितनी बार आएगा भैया ये सवाल, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है अब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बंडूराज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, उसी के साथ साथ इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ये भी 3-4 बार आ चुका है, ठीक है। तो आपके लिए देखिए पेपर बहुत आसान बना रहे हैं, आपको केवल ध्यान रखना है और अच्छे से इसको एग्जीक्यूट करना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एग्जीक्यूट कब होगा, प्रॉपर एनकोडिंग, तभी होगा आपका क्या, प्रॉपर रिट्रीवल। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ की एलिमेंट्स फॉर लर्नर, कुछ नहीं करना है, अटेंशन, मेमोरी, इमिटेशन, डिजायर, इसको आप केवल ध्यान रख लो। 4 से 50 कितनी बार पूछ चुका है, घिसा पिटा सवाल हो चुका है, ये आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले अटेंशन है, हैव द मोटिवेशन नहीं आएगा, रिमेंबर नहीं आए, मेमोरी नहीं आएगी, रिप्रोड्यूस इमिटेट करना देखो यहाँ नहीं आएगा, अटेंशन टू द मॉडल, ये रहा आपका आंसर। कितनी देर लगी बताइए आप, केवल आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अटेंशन आएगा, फिर मेमोरी आएगी, फिर उसको इमिटेट करेगा, और फिर आपका क्या आएगा लास्ट में, डिज़ायर आएगा, ठीक है। ये देखिए सबसे लास्ट में आएगा मोटिवेशन, डिज़ायर। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कब हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, याद करना है क्या आपको, कॉफ़ी हाउस का एग्जाम्पल आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इंडियन कॉफ़ी हाउस कभी अगर आप गए हो और आप यहाँ पर डोसा खाने वाले हो, आप क्या देख रहे हो, बड़े ही आप पहली बार घुसे हो, पहली बार गए हो आप डोसा खाने के लिए यहाँ पर, मान लीजिए कभी ना कभी तो हुआ होगा, पहली बार ही जाते हैं लोग, ठीक है। हम भी पहली बार गए थे, आप भी पहली बार। आपने देखा यहाँ पर कोई फॉरेन के लोग या भारतीय लोग यहाँ पर जो है किससे खा रहे हैं, कांटा, छुरी, फोर्क, नाइफ और पता नहीं क्या, टिश्यू लगा के गले में बांध के, पाँव में लपेट के, जो भी करके खा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने देखा और बोला अरे भैया हमको भी ऐसे खाने पड़ेगा क्या, और आपके जो है आप क्या हुए, पसीने छूटना स्टार्ट हुए। हर कोई जो है आपके बाजू में, हर कोई इन द सेंस हर कोई जो है आपके बाजू में ऐसे ही खा रहा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, अब बताओ, आप क्या उनको देख के मोटिवेट हो जाओगे क्या, नहीं मैं भी ऐसे ही खाऊंगा या खाऊंगी, या आप उनको देखोगे कैसे खा रहे हैं, नहीं। सबसे पहले क्या जाएगा आपका, पे अटेंशन टू द मॉडल, अरे भैया कैसे खा रहे हैं, नाइफ जो है वो लेफ्ट हैंड में है, या फिर फोर्क जो है वो लेफ्ट हैंड में है, चक्कू जो है आपका या चाकू जो है आपका वो कौन सा है, या ब्लेड जो है आपकी कौन से हाथ में है, सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में, इसको आप क्या करोगे, अटेंशन होके आप देखोगे, ठीक है। अब आपने देखा अटेंशन होके, चलिए अगला क्या है, एबल टू रिमेंबर, आप क्या करोगे, उसको याद करोगे। अच्छा चाकू यहाँ पकड़ा था, छुरी यहाँ पकड़ी थी, चलिए स्टार्ट करते हैं।
रिमेंबर करोगे आप, ठीक है, रिमेंबर, और उसके साथ देखिए केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस। अब आपको याद रहेगा तो क्या कर पाओगे, उसको आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, इमिटेट कर पाओगे उसी एक्शंस को, ठीक है। आप भी क्या करोगे आप भी यहाँ पर गले में मफलर बांधोगे वो टिश्यू से, और क्या करोगे, खाना स्टार्ट करोगे, इमिटेट करना स्टार्ट करोगे उस मॉडल को, और हैव द मोटिवेशन रिपीट द एक्शन, ठीक है। आपको जो है मोटिवेशन भी होना चाहिए। अगर आप अनमोटिवेटेड रहे, आप बोलोगे अरे ये जाए, मतलब हमने पैसे दिए हैं, हम हाथ से खाएंगे, हमारी मर्जी, ठीक है, कटोरी से उठा के हम डायरेक्ट मुंह से पिएंगे बिना चम्मच के, वो आपकी मर्जी है कंप्लीटली, ठीक है। तो अगर आपका मोटिवेशन होगा सीखने का, वो चीज़ करने का, तभी वहाँ पर लर्निंग प्लेस लेगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आप लोग जो है काफ़ी बार ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वाली, इसको आप भूल जाते हो कि आपका मोटिवेशन ज़रूरी है, ठीक है। हम आपको बोल रहे हैं PYQ लगाइए अच्छे से, तो लेकिन इसके लिए आपको क्या है, मोटिवेशन होना ज़रूरी है। अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा, आप PYQ लेके भी कोई मतलब नहीं है, आप मोटिवेटेड ही नहीं हो उसको लगाने के लिए, तो आपकी लर्निंग यहाँ पर कैसे टेक प्लेस करेगी, ठीक है। बंदूरा के अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के अनुसार, अब देखिए कभी बंदूरा लिख दिया है, कभी बंडूरा लिख दिया है, कभी बंढूरा लिख दिया है या भटूरा लिख दिया वहाँ पर, तो अधिगमकर्ता के मुख्य तत्वों का अनुक्रम क्या है। सबसे पहले क्या है, प्रतिमान पर ध्यान देना है यहाँ पर। अब देखो कौन को पता है प्रतिमान, अब बताओ मॉडल बोलना आसान है या प्रतिमान बोलना, आप बताओ। आप खुद बोलोगे, हिंदी मीडियम में जो भी आपका मीडियम है, ठीक है, आप खुद बोलोगे भैया मॉडल समझना बहुत इंस्टेंट है, प्रतिमान में तो आप खुद घूम जाओगे। अब प्रतिमान को बोलेंगे नमूना कल जाकर, तो आप क्या करोगे, ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पर। तो डी आएगा पहले, फिर आएगा पूर्व में किए गए कार्य का स्मरण करने की योग्यता, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, प्रतिमान की क्रियाओं को पुनः प्रस्तुत करने या उनका अनुकरण करने की क्षमता और क्रिया को दोहराने की अभिप्रेरणा, ठीक है। ये जो अभिप्रेरणा है जो आप पढ़ोगे आने वाली अगली यूनिट्स में, यूनिट नंबर 7 के अंदर मोटिवेशन के बारे में, ये नहीं होगा तो आपका जीवन बेकार है, निस्वार्थ हो जाएगा आपका जीवन, निस्वार्थ नहीं मतलब निरर्थक हो जाएगा आपका जीवन बिना अभिप्रेरणा के, ठीक है। तो मोटिवेशन आपको होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कुछ नहीं होना है, ठीक है। ओके, अगला सवाल, अरे भैया 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 जे का देख लो, जे का देख लो, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ देखिए लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा चलिए, आपको ये भी नहीं पता थॉर्नडाइक ने दिया है या नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन जब आप नीचे आओगे सवाल को लगाते हुए, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, फिगर ग्राउंड, अब तो आपकी बुद्धि के अंदर बल्ब जलेगा कि भैया सिमिलैरिटी तो गेस्टाल्ट में होती है। ये सब कहाँ से लिया गया है सवाल, आपके गेस्टाल्ट से, तो भी एटलीस्ट आप जाकर दोबारा वहाँ पर सही आंसर मार्क कर सकते हो। एसोसिएटिव शिफ्टिंग और इफ लॉ ऑफ इफेक्ट दिया गया है किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए एनटीए खुद चाह रहा है कि जो बच्चा है बेचारा पास कर ले, अटेम्प्ट दे दे के थक चुका है बच्चा, उसको भी अब जो है शर्म आ रही है फीस लेने में, 1100 रुपये 10 बार से ले रहा है। सोचो आप कितना टर्नओवर बढ़ा दिया आपने उनका, ठीक है। तो वो भी चाह रहा है भैया पास तो करो, लेकिन आप ये भी नहीं देखोगे कि भैया ऐसे हो रहा है तो आप BC जो मर्जी है मार्क कर रहे हो, तो ऐसे में कैसे पास होंगे आप, ठीक है। PYQ आ रहा है, आप देखो आपके सामने, आपका PYQ ही आपको आंसर बता रहा है कि वहाँ पर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी नहीं जाएगा। थोड़ा सा आपको क्या ध्यान देना है, केवल अटेंशन और थोड़ा सा मोटिवेशन भी रखना है चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर और फिगर ग्राउंड। फिगर ग्राउंड तो आपका जो है कई बार पूछा भी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या है, नज़दीक होना। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, नज़दीक। और नज़दीक कौन जाएगा, नज़दीक जाएगा वो जो रहेगा आपका समीपता का नियम। अब यहाँ देखिए समीपता का नियम बोल रहे हैं, ठीक है। समीपता का नियम कहाँ चिपकेगा आपके, हम एक दूसरे के निकटस्थ तत्वों के एक समूह रखते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ए के साथ बन जाएगा, लो आपका काम तो हो गया और भी आसान, ठीक है। अब यहाँ देखिए समानता का नियम, पूर्ति का नियम और लॉ ऑफ चित्र पृष्ठभूमि। अच्छा यहाँ देखो लॉ नहीं रखना है, अब यहाँ नियम नहीं, देखो यहाँ नियम दिए हैं, यहाँ नियम दिए हैं, यहाँ नियम दिए हैं और यहाँ पे लॉ दे दी है। बच्चा की जो है लॉ जल जाएगी और कैसे काम करेगा आगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए वस्तु को पृष्ठभूमि से पहचानना, साफ साफ आंखों के सामने लिखा हुआ है, आप क्या कर रहे हो, अटेंशन तो रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ चित्र पृष्ठभूमि, इसके साथ यही जाएगा, ये रहा आपका आंसर। क्या कर रहे हो आप, ये देखो ए के साथ 1, बी के साथ 4, सी के साथ 2, डी के साथ 3, एनकोड कर लो इसको प्रॉपरली। आगे भी आपको PYQ में आपसे यही पूछेगा भक्कम बार, ठीक है, ये ध्यान रखना है। समानता का नियम देखिए क्या है, 4 में प्रत्यक्षण में समान वस्तुओं को एक समूह में रखना, सिमिलैरिटी का नियम है आपका। और पूर्ति का कौन सा है, ज्ञात आकृतियाँ अधूरी होने पर भी उनका अवबोध करना। ये बना देंगे तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे यहाँ पर ट्राइंगल। तो देखिए कितना आसान हो गया यहाँ पर। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या है, वी ग्रुप क्लोज टू ईच अदर टुगेदर। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या है आपकी, ग्रुपिंग सिमिलर आइटम, सिमिलर लिखा हुआ है। इतना तो ध्यान रखो अंग्रेजी का। ये सवाल देखो फ्री के 2 नंबर, कट ऑफ हाई काहे जा रहा है, इतनी जा रहा है, इतना आसान सवाल बना के दे रहा है आपको, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम बैकग्राउंड, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड, ये मैच करेगा यहाँ पर।
और परसीविंग फेमिलियर शेप्स इवन व्हेन इनकम्प्लीट, लॉ ऑफ क्लोजर की तरह काम करता है। ये सभी नियम किसके अंदर आते हैं? आपके गेस्टाल्ट के अंदर आते हैं। अगली बार आपसे पूछ लेगा PYQ कि गेस्टाल्ट के कौन कौन से नियम हैं, पूछा भी हुआ है बताने के लिए, और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक PYQ रिपीट है। उसके बाद चलते हैं हमारे आज के अंतिम सवाल के ऊपर, जो है आपका दिसंबर 2025 का इन 4 के बारे में। ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी, ट्रीजमैन की अटेन्यूएशन थ्योरी, डॉयच एंड डॉयच की लेट सिलेक्शन थ्योरी और कानमैन का कैपेसिटी मॉडल। ओके, अब यहाँ पर ये सवाल को समझने के लिए हमको करनी होंगी कुछ चीज़ें तैयार, और वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी संवेदना के बारे में, एंड देन हम चलेंगे यहाँ पर आपके अटेंशन को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपके बॉडी में एक सिस्टम है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका सेंसरी सिस्टम, ठीक है। सेंसरी सिस्टम क्या करता है? आपके बॉडी में जो भी सेंसेस हैं, यानी कि जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप टच करते हैं, जो आप फील करते हैं, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? ये सभी चीज़ें मिलकर बनाती हैं आपका कंप्लीट सेंसरी सिस्टम। अब जैसे ही सूचना, यानी कि जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से एंटर करती है? आपके इन सेंसेस से एंटर करती है, और जिनके ऊपर आप क्या ध्यान देते हैं, जिनके ऊपर आप ध्यान देते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलेंगे यहाँ पर आगे से अटेंशन, ठीक है। यानी कि जब आपने वीडियो का थंबनेल देखा, ठीक है, उसके बाजू में एक और थंबनेल देखा, नीचे ऊपर जहाँ भी आपने देखा, लेकिन उसके बावजूद आपने इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक किया है। क्यों? क्योंकि आपका क्या गया है? आपका गया है यहाँ पर अटेंशन, यानी कि आपका अवधान जो है यहाँ पर गया है, ठीक है। अब आपकी आंखें यहाँ भी देख रही थी, आपकी आंखें यहाँ भी देख रही थी, आपकी आंखें यहाँ भी देख रही थी, एंड आपकी आंखें यहाँ भी देख रही थी, लेकिन सेंसेस ने देखिए इसको भी देखा, 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 लेकिन ध्यान केवल कहाँ गया? ध्यान आपका जो है कंप्लीटली कहाँ था? कंप्लीटली इस वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करने का ट्राई किया या अटेम्प्ट किया, ठीक है। एंड उसी को आप क्या बोलते हो? उसी को आप बोलते हो सेलेक्टिव अटेंशन, यानी कि चयनात्मक अवधान। इसी को कहा जाता है कि आपने सेलेक्ट किया, आपने चूज किया कि आपका ध्यान कहाँ पर जाएगा, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, यानी कि इसी चयनात्मक अवधान के बारे में जो अलग अलग थ्योरीज दी गई है उनको हम पढ़ेंगे, एंड इसके बेसिस पे आप NTA के इतिहास में आज तक जो भी सवाल आए हैं उसको आप सॉल्व बड़े इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ओके, अ नंबर ऑफ थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन। इसको बताने के लिए कई सारी थ्योरीज बनाई गई हैं, जिसके अंदर से 3 जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए फिल्टर थ्योरी। फिल्टर थ्योरी देखिए, अगर हम यहाँ बात करें कि ये आपका है, ये आपका है, ये नहीं, ये है आपका क्या? ये है आपका फिल्टर, ठीक है। ये आपने देखा होगा घरों में जालियाँ होती है इस प्रकार से पहले, अभी RO की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, RO के अंदर भी सेम चीज़ होती है, ये भी RO का एग्जाम्पल भी लेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, 1956 में आप क्या करते थे? आप मटके से, अगर आपको ये मटका है, गर्मी के दिनों में यहाँ पानी भरना है, आप क्या करते हैं? सीधे सीधे नल का पानी डालने से पहले आप क्या करते हैं? उसको यहाँ पर आप छानते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं? उसको यहाँ पर आप छानते हैं, उसको आप यहाँ पर फिल्टर आउट करते हैं, ताकि जो भी डर्ट है, जो भी गंदगी है, वो यहाँ पर नीचे देखा होगा आपने, हल्की सी मिट्टी इस प्रकार से यहाँ पर क्लोराइड जो भी है आपका, वो यहाँ पर जम जाता है, और जो शुद्ध पानी आपका होता है, साफ पानी, वो यहाँ पर नीचे आपके मटके में या जो भी आपका यहाँ पर चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को आप बोलते हैं फिल्टर थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय ब्रॉडबैंड। नाम ध्यान रखिएगा, ब्रॉडबैंड बोल देते हैं कुछ लोग मन मर्जी के मुताबिक। ये क्या है? ये ब्रॉडबैंड नहीं है, कोई डेटा कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, ये क्या है? आपका ब्रॉडबैंड है, ठीक है। ब्रॉडबैंड 1956। तो आज के बाद क्या ध्यान रखेंगे आप? 1956 के अंदर एक थ्योरी आई थी जिसको क्या बोला गया था? जिसको बोला गया था आपकी फिल्टर थ्योरी। इसी को पूरा नाम क्या है? BFT, ठीक है। बिटकॉइन नहीं यहाँ पर, ये क्या है? ब्रॉडबैंड की फिल्टर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके अनुसार मैनी स्टिमुलाई साइमल्टेनियसली एंटर अवर रिसेप्टर्स क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ बॉटल नेक सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो आपका फिल्टर था, इसके अंदर से क्या है? इसके अंदर से रेत भी आएगी, मिट्टी भी आएगी, गंदगी जो भी आएगी यहाँ पर, ठीक है, क्लोराइड फ्लोराइड जो भी आएगा, उसमें से केवल क्या पार पा पाएगा? यहाँ से पानी। केवल क्या घुस पाएगा इसके अंदर से? एंट्री किसकी होगी? केवल इसके अंदर से एंट्री आपके पानी की होगी ना, ठीक है। तो एंटर अवर रिसेप्टर्स क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ बॉटल नेक। तो यहाँ पे क्या बन गया है? एक प्रकार से यहाँ पर बॉटल नेक बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। ओके, मूविंग थ्रू द शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम। कहाँ से जाएगा? आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी से जाएगा। दे एंटर द सेलेक्टिव फिल्टर, ठीक है। अब आपके STM के बाद क्या एंटर करेगा? यहाँ पर सेलेक्टिव फिल्टर आपका लगा है, ये एंटर करेगा, विच अलाउज ओनली वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान देना है। किसको अलाउ करता है? अलाउ करता है ओनली वन स्टिमुलस टू पास, यानी केवल क्या जा पाएगा इसके अंदर से? केवल पानी जा पाएगा इसके अंदर से। केवल वन स्टिमुलस टू पास थ्रू
थ्रू फॉर हायर लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि आप 2-4 वीडियो इकट्ठा नहीं चला सकते, आप केवल एक पर्टिकुलर वीडियो को एक समय पे देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसने क्या क्रिएट किया, बॉटलनेक क्रिएट किया, और उसके अंदर से आपने केवल एक पर्टिकुलर वीडियो को चूज किया अकॉर्डिंग टू फिल्टर थ्योरी। ठीक है, तो जब भी आप केवल फर्स्ट स्टिमुलस की बात करोगे, केवल एक उद्दीपक की बात करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी काम करेगी आपकी काम करेगी फिल्टर थ्योरी। अब यहाँ देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदर स्टिमुलाई आर स्क्रीन्ड आउट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, वो स्क्रीन के बाहर हो जाते हैं। दस वी बिकम अवेयर ऑफ ओनली दैट स्टिमुलस विच गेट्स एक्सेस थ्रू द सेलेक्टिव फिल्टर, यानी कि सेलेक्टिव फिल्टर के माध्यम से जो आगे पास होगा, जो कि क्या है आपका इस एग्जांपल में आपका पानी, केवल आप उसी को देख पाओगे, उसी स्टिमुलस को आप पी पाओगे और छू पाओगे। ठीक है, आपका क्लोराइड, फ्लोराइड, जो भी केमिकल्स है, पानी के रसायन, रेती, मिट्टी, जो भी आपकी यहाँ पर है, सबकी सब क्या हो जाएगी, फिल्टर आउट हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो सारे के सारे स्टिमुलस क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर वो स्क्रीनड आउट हो जाएंगे। ये कौन सी है, ये आपकी है फर्स्ट थ्योरी, इसको आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पर फिल्टर थ्योरी। एंड अब यहाँ पर देखिए इस सवाल के अंदर दिसंबर 25 में जो आपका अंतिम सवाल हम कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रॉडबैंड की फिल्टर थ्योरी दी हुई है। यहाँ पर अटेंशन वर्क्स एज एन अर्ली फिल्टर, केवल इसी वाले जो आप थ्योरी है इसके अंदर आप क्या देखोगे, फिल्टर का नाम बार बार देखोगे। अटेंशन वर्क एज एन, आपका जो अवधान है कैसे काम करेगा, एज एन अर्ली फिल्टर, एक पानी की जो फिल्टर होता है इस तरह से काम करेगा। ब्लॉकिंग अनअटेंडेड इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली, यानी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रह गई जिसको आपने अटेंड नहीं किया, वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीटली आपकी ब्लॉक हो जाएगी। यही आपका क्या बना देगा, यहाँ पर बॉटलनेक बना देगा। जैसे ही आप यहाँ पर इसके अंदर, इस सवाल के अंदर इसको यहाँ मार्क कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और कुछ भी नहीं करना है इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो देखा आपने, अगर आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज होगा तो आप इन प्रकार के सवालों को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। उसके बाद चलिए आगे देखिए अगला, 6 साल बाद देखिए कहानी में क्या होता है। एन ट्रीजमैन आती हैं और बोलती हैं फिल्टर अटेन्युएशन, अब फिल्टर रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, अटेन्युएशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वॉज डेवलप्ड बाय ट्रीजमैन 1962 बाय मॉडिफाइंग ब्रॉडबैंड्स की फिल्टर थ्योरी, यानी कि 1956 के अंदर जिस व्यक्ति ने दी थी थ्योरी आपकी ब्रॉडबैंड की फिल्टर थ्योरी, उसको 1962 में क्या होता है, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका एन ट्रीजमैन की फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी, ये बन जाता है फैट यहाँ पर। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है दिस थ्योरी प्रपोजेस दैट स्टिमुलाई नॉट गेटिंग एक्सेस टू द सेलेक्टिव फिल्टर, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो इस फिल्टर से पास नहीं हो पाया था, यहाँ पर क्लोराइड, फ्लोराइड, रेती, मिट्टी जो भी आपकी यहाँ फंस गई थी, ठीक है, डज नॉट गेटिंग एक्सेस टू द सेलेक्टिव फिल्टर, यानी नीचे केवल क्या गया है, नीचे केवल आपका पानी गया है यहाँ पर। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, देखिए जो यहाँ पर नहीं जा पाता है आगे, गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आर नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड, पहले क्या बोला गया था, कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है किसके अंदर, आपकी 1956 वाली थ्योरी के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक नहीं होता है, द फिल्टर ओनली अटेन्युएट्स, क्या होता है, केवल और केवल आपका क्या होता है यहाँ पर, ये केवल वीक होता है, वीकन देयर स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी जो पावर है, जो स्टिमुली की पावर है वो क्या होती है, वो केवल यहाँ पर कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होती है। ठीक है, पूरी तरीके से फेज आउट नहीं होता है, केवल क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता है, केवल उसकी जो पावर कम हो जाती है। मान के चलिए आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर फायर लगाई, आग लगाई आपने ज़मीन में, यहाँ पर लकड़ी वगैरह, पेपर वगैरह का इस्तेमाल से आपने क्या किया, इसके ऊपर पानी डाल दिया आपने, क्या कंप्लीटली बुझ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर राख के अंदर अंगार वगैरह वो सब आपका थोड़ा बहुत जो है रह जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है, लेकिन कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होता है। सेम चीज़ बात कर रही है कौन सी, आपकी बात कर रही है यहाँ पर आपकी फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। ठीक है, एंड वही यहाँ पर बोल रहे हैं दस सम स्टिमुलाई मैनेज टू एस्केप थ्रू द सेलेक्टिव फिल्टर टू रीच हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, कुछ स्टिमुलाई जो है उस फिल्टर के बाहर निकल जाते हैं और आगे पहुंच जाते हैं। इट इज इंडिकेटेड दैट पर्सनली रिलेवेंट स्टिमुलाई वंस नेम इन अ कलेक्टिव डिनर कैन बी नोटिस्ड इवन एट अ वेरी लो लेवल ऑफ साउंड, यानी कि अगर आप मान के चलो कहीं गए हो, आप शादी बारात में, मंडली में कहीं पर, और कोई अगर आपका नाम धीरे से भी बोलता है तो क्या करते हो, आप उसको कलेक्ट कर लेते हो, आप उसका जो नाम है वो आप सुन पाते हो, अगर वो लो लेवल ऑफ साउंड में है तो भी। ठीक है, सच स्टिमुलाई इवन थो फेयरली वीक, आपका ध्यान उस पर नहीं है, लेकिन may also generate response occasionally by slipping through the selective filter। ठीक है, ये selective filter के बाहर जो है चला जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एज पर 1956 थ्योरी, आपका ध्यान कहाँ है, पूरा का पूरा इस वीडियो के ऊपर ध्यान है। लेकिन अगर मान के चलिए आपकी मम्मी पापा किसी ने आपको बुलाया पीछे से, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ आ रहा हूँ, आ रही हूँ। ठीक है, क्यों हो रहा है वो, बिकॉज ऑफ फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। आपका ध्यान सब जगह तो है, यहाँ पर आपका ध्यान ज़्यादा है, लेकिन एज पर दिस थ्योरी 1962 वाली वो क्या बोल रहा है, मे ऑल्सो जनरेट रिस्पॉन्स ओकेजनली, कभी कभी आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, अगला देखिए, अगला जो है आपका वो कौन सा है,
वो है आपका मल्टी मोड थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय जॉनस्टन एंड हाइंस 1978, यानी कि 3 थ्योरीज आपको जो है ध्यान रखनी है, 1956 की, 1962 की और आपकी 1978 की। 1978 में 78 में किसकी एंट्री होती है? जॉनस्टन एंड हाइंस की एंट्री होती है। अब यहाँ पर देखिएगा ये थ्योरी क्या बोलती है, दिस थ्योरी बिलीव्स दैट अटेंशन इज अ फ्लेक्सिबल सिस्टम दैट अलाउज सेलेक्शन ऑफ अ स्टिमुलस ओवर अदर्स एट 3 स्टेजेस। तो देखिए मल्टी मोड, अलग अलग मोड की बात होगी, कौन सी थ्योरी में? अलग अलग मोड की बात होगी आपकी जॉनस्टन एंड हाइंस के अंदर। क्या यहाँ जॉनसन का नाम कहीं दिया है? यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन देखिए ट्राइजमैन की अटेन्युएशन थ्योरी क्या बोलती है, अनअटेंडेड इन्फॉर्मेशन इज वीकंड। ये जो कमजोर हो गई है वो कहाँ हुई है? वो हुई है इस वाली थ्योरी के अंदर, ठीक है। कब आती है? 1962 में आपकी ये आती है, ठीक है। बट नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड, लेकिन पूर्ण रूप से क्या नहीं होती है? ब्लॉक नहीं होती है, ठीक है। कंप्लीटली ब्लॉक कहाँ पर होगी? ब्रॉडबैंड की फिल्टर थ्योरी के अंदर, जो कब आ रही है आपकी? आ रही है आपकी 1956 के अंदर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए डॉइच एंड डॉइच का लेट सिलेक्शन थ्योरी भी दी है, कानमैन का दी है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। फिर हम चलेंगे कहाँ पर? फिर हम चलेंगे जॉनसन के ऊपर। डॉइच एंड डॉइट की जो आपकी लेट सिलेक्शन थ्योरी है वो क्या बोलती है? वो बोलती है सिलेक्शन अकर्स आफ्टर सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ ऑल इनपुट्स, यानी कि सभी जो इनपुट है उसका क्या किया जाएगा? शाब्दार्थिक रूप से विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। डॉइच एंड डॉइच की लेट सिलेक्शन, यानी चयन कब होगा आपका? देर से होगा, है ना। देर से कब होगा? जब आप क्या करोगे? सभी चीज़ों को यहाँ पर उसका एनालिसिस करोगे उसके बाद, ठीक है। और कानमैन का कैपेसिटी मतलब क्या होता है? क्षमता होती है, ठीक है। हिंदी में बात करें कैपेसिटी यानी कितनी क्षमता है उसकी, इस पानी की टंकी कितनी क्षमता है, यानी 500 लीटर, 1000 लीटर, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? अटेंशन इज लिमिटेड बाय कॉग्निटिव रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस्ड बाय अराउजल, ये बोल रहा है आपका कानमैन का कैपेसिटी मॉडल, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपका सही आंसर कौन सा होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अटेंशन इज लिमिटेड बाय कॉग्निटिव रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस्ड बाय अराउजल। अगली बार इसके और इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका मल्टीमोड थ्योरी और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे सभी के सभी सवाल जो आए थे आपकी अटेंशन एंड इस वाले चैप्टर से, इस वाले टॉपिक से। सभी के सभी सवाल अभी यहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में और बढ़िया से सिलेक्शन, अटेंशन सब स्टोर हो जाए, ठीक है। ओके, दिस थ्योरी बिलीव्स, बता दिया 3 स्टेज की बात करेगा। अब यहाँ देखिए एट स्टेज 1 द सेंसरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्टिमुलाई आर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। क्या हो रहा है? पहले स्टिमुलाई जो है कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है, विजुअल इमेज, ठीक है। एट स्टेज 2 द सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशंस यानी कि नेम ऑफ ऑब्जेक्ट आर कंस्ट्रक्टेड, एंड एट स्टेज 3 द सेंसरी एंड सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशंस एंटर द कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? अलग अलग प्रकार से स्टेजेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट मोर प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मोर मेंटल एफर्ट, ठीक है, ये भी बात है। व्हेन द मैसेजेस आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज 1 प्रोसेसिंग, अर्ली सिलेक्शन, और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या दिया है? लेट सिलेक्शन। दोनों चीजों पे ध्यान देना है, अलग अलग हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? क्या रिक्वायर्ड है? लेस मेंटल एफर्ट इज रिक्वायर्ड देन व्हेन द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन स्टेज 3 प्रोसेसिंग, आपका लेट सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है? ये 4 मॉडल तो कवर किए हैं, उसी के साथ साथ हमने एक और मॉडल भी कवर किया है, जो कौन सा है आपका? जो है आपका जॉनस्टन एंड हाइंस का मल्टी स्टेज या मल्टी मोड मॉडल, ओके, ऑल राइट। इसी के साथ आपकी आंसर की लगी हुई है यहाँ पर। तो आपका जो दिसंबर 25 के आपके सारे सवाल थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और आपकी आधी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाकर ज़रूर देख लें। दिसंबर 25 के हम सारे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं यूनिट वाइज, हर यूनिट से कौन कौन से सवाल आए हैं उनको देखते हुए हमने सभी सवालों को सॉल्व किया है। तो उनको आप अच्छे से देख लें, प्रैक्टिस करें। यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो मुलाकात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 से लेकर आगे यूनिट नंबर 10 तक। सभी पार्ट बाय पार्ट वीडियोस आपकी यहाँ पर प्लेलिस्ट में लगी हुई है, तो इनको आप देखिए, आराम से एंजॉय करिए, सीखिए, लर्निंग लीजिए और आने वाले एग्जाम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करिए। ऑलराइट, ओके। उसी के साथ अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं जून 2019 से लेके दिसंबर 25 तक इसी प्रकार से सभी यूनिट के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स लेके अपना प्लान चूज कर सकते हैं। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 साल, 2 साल, जो भी आपका प्लान है, ताकि आप सभी चीज़ों को फटाफट सीख सकें और एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सवाल कौन कौन से हैं जो आपको बन जाएंगे, जो अभी आपने सीखा है उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर आप देखो अभी सारे के सारे सवाल यहाँ पर निकाल लोगे बड़े आराम से। चलिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? विच मॉडल ऑफ अटेंशन सजेस्ट दैट इन्फॉर्मेशन इज फिल्टर्ड बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी कि आपकी जो भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके आधार पर आप यहाँ पर
किस प्रकार से या कौन सा मॉडल बोलता है उसका आंसर करो। ट्राइजमैन का बोलेगा, ब्रॉडबैंड का बोलेगा, डॉइच एंड डॉइच बोलेगा, कौन सा बोलेगा वो आपको यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ओके। इसी के साथ हम देखते हैं और ऊपर कौन से सवाल हैं। ये देखो, लॉ ऑफ एक्सरसाइज इफेक्ट, सेम चीज आपको पूछी जा रही है बार बार। देखो, वीबर्स का लॉ, फेशनर का लॉ, सेम चीज अगेन एंड अगेन, ठीक है। मून इल्यूजन, सेम चीजें चल रही हैं। आगे देखिए और आपको दिखाते हैं यहाँ पर फिर से वही आएगा, ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी, वही सब सवाल आपको देखने मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं आपसे PYQs लगाइए अच्छे से, जितना मैक्सिमम हो सकता है आपसे आप PYQs लगाएं बार बार, और आपके लिए ज़िंदगी हो जाएगी आपकी बहुत ही ज़्यादा आसान, ठीक है। मतलब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपने पूरी तैयारी कर ली, एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। बस आपने केवल क्या करना है, प्रॉपरली PYQs लगाना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं अटेंशन के मॉडल्स, अटेंशन के मॉडल्स आ जाइए, कहाँ पर हैं, आ जाएंगे क्या नहीं, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको देखने मिलेगा अटेंशन के मॉडल, मॉडल मॉडल, ये देखो फिर से आ गया ना यहाँ पर, नॉट स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सेम चीज़ देखो यहाँ पर, सेम चीज़ देखो, मोटिवेटेड, व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, एक्सप्लोरिंग एनवायरनमेंट, जो अभी आपने देखा इस वीडियो के अंदर, सेम चीज़ वही आपको दोबारा करके पूछ रहे हैं और आपसे बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? आप यहाँ पर प्रॉपरली नहीं लगा रहे हैं PYQs को, ठीक है। PYQs को लगाना है अच्छे से, और सभी सवालों को आपने जो है बड़े आसानी से सॉल्व करना है। केवल किस चीज़ का आप ध्यान रखें, अच्छे से आप लगाएं। फिर से यहाँ ये देखिए क्या बोल रहा है, द कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी मॉडल दैट एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोर ऑफ इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन। चारों चीज़ें आपको पता है कौन सी क्या होती है, मार्क करिए फटाफट। सारे के सारे आंसर्स आपके सामने हैं, केवल आपने क्या करना है, उसको ध्यान देना है और उसको अच्छे से लगाना है आपने उन आंसर्स को। जितना अच्छे से आप आंसर लगाएंगे उतना आपके लिए ईजी होगा, और एग्ज़ाम क्लियर करना भी आपके लिए उतना ही आसान होता जाए। अब यहाँ पर देखो, ये सवाल आपको दिखाना चाह रहे थे, आपको देखो इसके अंदर सारे के सारे पता हैं आपको, इसके अंदर, ठीक है, सारे के सारे पता हैं। अर्ली सिलेक्शन देखो आपको पता है, अटेनुएशन आपको पता है, लेट पता है आपको, मल्टी मॉडल पता है। मल्टी मॉडल कौन जाएगा, अभी देखा आपने, डी के साथ थर्ड जैसे ही आप मार्क करोगे, ठीक है। देखो हमने कहीं से बताया नहीं आपको, जो आपके सामने है वही बता रहे। मल्टी मॉडल अभी आप देख के, अब इसके लिए ये नहीं कि सुबह शाम यही पढ़ते बैठना है, छोटा छोटा पढ़ना है, फटाफट पढ़ना है। डी के साथ थर्ड देखो, जैसे ही आप मैच करते हो आपका यहाँ पर आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। डी के साथ थर्ड देखो हर ऑप्शन में हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, अटेनुएशन तो मालूम है आपको, ये किसने दिया है, ये दिया है ट्रीजमैन ने। बी के साथ 4 भी होना चाहिए, बी के साथ 4 कहाँ है, देखो ये रहा आपका आंसर। अच्छा, अभी भी देखिए फंसाया हुआ है ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी आपको चीज़ें आती हैं। अब आपको चेक करना है सी के साथ कौन जाएगा, ठीक है। सी के साथ क्या दिया है, लेट सिलेक्शन मॉडल आपको दिया है, और अभी आपने देखा लेट सिलेक्शन किसका है, आपके यहाँ पर है डॉइच एंड डॉइच का, ठीक है। यही देखो आपको दिसंबर 25 में PYQ अभी आपने सॉल्व किया है हमारे साथ, ठीक है, अभी के अभी। इसलिए बोल रहे हैं भैया PYQ लगाओ अच्छे से। अगर ये ई बुक नहीं है उसको ले लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सेम टू सेम वही PYQ आ रहे हैं कॉपी पेस्ट होके। बस थोड़ा सा आपको जो है दिमाग खोलकर चीज़ों को आपने प्रॉपरली सही अप्लाई करना है अपने नॉलेज को, और आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज़ सिखा रही है, यहाँ पर अर्ली सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया आपको चेरी के द्वारा। ये आपने क्या करना है, अभी एनकोड करना है, ठीक है। अभी यहाँ एनकोड करोगे तभी ना आपको एग्जाम में याद आएगा कि यहाँ पर अब की में मैच कर लो, आंसर क्या है। की में आपका देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में आंसर दिया है सेकंड, यानी कि आंसर क्या रहने वाला है आपका, सेकंड रहने वाला है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। सी के साथ देखो 1 मैच किया हमने, लेट सिलेक्शन यहाँ मैच किया। आप यहाँ देखो सारे के, ए के साथ सेकंड, ये देखिए ए के साथ सेकंड, बी के साथ 4, सी के साथ 1, डी के साथ 3, सेम टू सेम आप वही सवाल पूछता है। केवल ध्यान किसका है कि आपका अटेंशन प्रॉपरली होना चाहिए। अगर आपका अटेंशन प्रॉपरली रह गया तो आपको आसान हो जाएगा सवाल लगाने के लिए, ठीक है। अब इन सवालों को ये देखिए अभी फिर से आया है, ट्रेस कंडीशनिंग 2 मिनट्स लेटर, यही सवाल आपको दिसंबर 25 में फिर से आया है, ठीक है। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल कौन कौन सा है, देखो यहाँ भी दिया हुआ है सिमिलैरिटी, इसलिए बोल रहे हैं PYQs लगाइए, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। इन सभी सवालों को हम जो गोल्ड PYQ प्रोग्राम है वहाँ पर ऑलरेडी यूनिट वाइज हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं देखना चाहते तो ये वीडियो देख के भी आप यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर आप सीख सकते हैं। अब ये देखो कौन बोल रहा है भैया PYQ नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस, सेम शब्द आपको जो है पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैच कर लो आप कौन सा होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने ध्यान देना है। देखिए इसके वीडियो के पूर्व आपको केवल 2 या 3 पता होंगे आपको मॉडल्स अटेंशन के। अब देखो वर्किंग मेमोरी का कौन कौन सा कंपोनेंट है, अकाउस्टिक, सिमेंटिक, ये भी आंसर आपको देखो आंख बंद करते बन जाएगा, ठीक है। केवल आपने क्या करना है, जो चीज़ें आप सीख रहे हो इसको प्रॉपरली सीखिए
और अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए। ये सभी PYQs हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो अच्छे से आपने ध्यान देना है यहाँ पर कि आप यहाँ पर जितना अच्छे तरीके से PYQs लगा सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा, और उतने ही अच्छे तरीके से आपने जो है सभी के सभी PYQs को जो है आप बार बार लगाते रहें अच्छे तरीके से, और ताकि आपका एग्जाम फटाफट निकल जाए ओनली PYQs पढ़ के। ठीक है, सिलेबस आप पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन जितना जल्दी आप PYQs पकड़ोगे उतना जल्दी आपके यहाँ पर एग्जाम क्लियर करने की संभावना बढ़ जाती है। देखो अभी सब समझाया आपको, नॉन डिक्लेरेटिव, इकोइक, सिमेंटिक, एपिसोडिक, ये सब कौन करेगा, आप करोगे। तो PYQs लगाइए अच्छे से, और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 5 यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली यूनिट जो कौन सी है, जो कि है हमारी यहाँ पर यूनिट नंबर 6 इंटेलिजेंस लर्निंग। ये देखो यहाँ से तक सवाल आया है जून 19 से। ठीक है, बंडूरा की ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सेम सवाल आपको पूछा हुआ है, इस बार भी टॉलमैन भी आया है आपका। ये सभी सवाल जो हैं देखिए बार बार आपको जो है प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इंप्लीमेंट करना है आपने एग्जाम में। अगले वीडियो में जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपकी अगली यूनिट, जो कि रहने वाली है यूनिट नंबर 6 आपकी, और मुलाकात होगी आपसे अगली यूनिट के अंदर। यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो चुकी है, और इसके पूर्व हम यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 यानी इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी से लेके यहाँ तक आपका मेमोरी लर्निंग तक, यहाँ जो है फॉरगेटिंग तक सब कुछ कंप्लीट है। तो इसको आप अच्छे से देख लें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपका आने वाला जून दिसंबर सेशन बढ़िया तरीके से हो जाए। जिन लोगों ने PYQ ई बुक नहीं ली है, प्राइस हाइक होने से पहले इसको फटाफट ले लें, व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और 30 मिनट के अंदर अपने मेल पर प्राप्त करें। धन्यवाद।